हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम रीजनिंग के और क्वेश्चंस देखेंगे। हमने रीजनिंग की एक और वीडियो बना रखी है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आया होगा। इस वीडियो में भी उतना ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसी और अच्छी वीडियोस आती रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम रोज़ एक ना एक वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब है कि अल्फ़ाबेट्स, जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेके जेड तक, वो ठीक है। अब वहाँ पे दाईं ओर से 7वां अक्षर, दाईं ओर से 7वां अक्षर के बाईं ओर 10 अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, अब आपका A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y, ये हो गया। अब यहाँ दाईं ओर, दाईं मतलब होता है राइट, तो राइट से आपका 7वां अक्षर, राइट से 7वें अक्षर के क्या हो जाएगा आपका, फिर बाईं से 10वां। तो यहाँ से देखिए, आप राइट से काउंट करेंगे तो राइट से आप 7वां देखेंगे और बाईं से यानी कि लेफ़्ट से आप 10वां देखेंगे। तो जो आपका कंक्लूज़न होगा 7 और 10 का, वो हो जाएगा 17। ठीक है, 17 हो जाएगा। और दाईं ओर से यानी कि अगर आप राइट से 17वां लेटर देखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17वां अक्षर ये जो आप देखेंगे, ये आपका होगा कौन, जे। ठीक है, आप यहाँ राइट से, राइट मतलब आपका राइट इधर से ही स्टार्ट होगा, इस वाले पॉइंट से। तो इस वाले पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करेंगे काउंट करना, तो 17th नंबर पे आपका जे आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि डिवाइड का अभिप्राय, ये डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का अभिप्राय प्लस, अभिप्राय मतलब ठीक है, और माइनस का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई। तो इसे सॉल्व करना है हमें। देखिए आप कैसे करेंगे। 62 है, ये डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो डिवाइड की जगह आपका प्लस हो जाएगा। फिर 8 हो गया, माइनस की जगह, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस को आप डिवाइड कहेंगे, तो इसकी जगह आपका डिवाइड हो गया, 4 हो गया। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को आप क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई का अभिप्राय है माइनस, देखिए यहाँ लिखा है, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर 24 लिख देंगे। और प्लस है, तो प्लस का अभिप्राय क्या है, यहाँ दे रखा है, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, है ना। थोड़ा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्लस का अभिप्राय है मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो गया मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 62 प्लस डिवाइड देंगे, बोर्ड मास जानते ही होंगे, पहले डिवाइड होता है तो पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई होता है। तो 62 प्लस 2 माइनस आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। फिर इसको ऐड करना होता है, फिर ऐड होता है, ऐड कर लिया आपने, माइनस का 192। उसके बाद अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 128। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक पुरुष का परिचय देते हुए संध्या ने कहा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से। ठीक है, ब्लड रिलेशन जो चैप्टर होता है रीजनिंग का, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है,
इस चैप्टर से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है रीजनिंग में। तो ब्लड रिलेशन से आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, एक पुरुष का परिचय देते हुए संध्या ने कहा, इसके ससुर के पिता, ठीक है, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। तो इस पुरुष का संध्या से क्या संबंध होगा? तो देखिए आप, अब वो जो पुरुष है उसके ससुर, ठीक है, उसके ससुर, उस पुरुष के ससुर और इसके पिता संध्या के क्या लगते हैं? संध्या के ससुर लगते हैं, है ना। तो इसका और इसका क्या रिलेशन होगा? अब देखिए, पुरुष के ससुर हैं, ठीक है, पुरुष के ससुर हैं, उनके पिता हैं, पुरुष के ससुर के पिता, ओके, इस संध्या के भी ससुर हैं। तो संध्या का और उस पुरुष का, देखिए अब पुरुष के ससुर के पिताजी संध्या के ससुर हैं, यानी कि पुरुष के ससुर जो हैं वो संध्या के ससुर के पुत्र हैं। जो पुरुष के ससुर हैं वो संध्या के ससुर के बेटे होंगे, तभी तो उसके पिता लग रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी औरत के ससुर का पुत्र या किसी औरत के ससुर का बेटा उस औरत का पति या फिर उसका देवर होता है। तो यानी कि वो जो पुरुष है वो उसके पति या फिर देवर का दामाद होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। वो जो पुरुष है वो उसका दामाद होगा, तभी तो उसका दामाद मतलब उसके बेटी का पति, तभी तो जो उसका ससुर होगा यानी कि संध्या का पति, ठीक है, उसके पिता जो होंगे, संध्या के पति के जो पिता हैं वो उसके ससुर लगेंगे, ठीक है। तो ये जो पुरुष होगा ये संध्या का दामाद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किसी सांकेतिक भाषा में कांचो गुड्डी का अर्थ है कंचन गायत्री और रब डस्ट का अर्थ है धूर्त लड़की। डस्ट कांचो का अर्थ है कंचन धूर्त है। तो अब गायत्री के लिए कौन सा सांकेतिक शब्द प्रयोग किया गया? अच्छा, आप पहले वाले में ये जो कांचो गुड्डी है, कांचो गुड्डी और डस्ट कांचो, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कांचो कॉमन है और दोनों का जो मतलब है, इसमें कांचो गुड्डी में मतलब है कंचन गायत्री और डस्ट कांचो का मतलब है कंचन धूर्त है। तो दोनों में कंचन भी कॉमन है, यानी कि कहीं ना कहीं कांचो का मतलब कंचन हो गया। एक चीज़ तो हमें पता चल गई। अब देखिए, अब दूसरा और तीसरा देखिए दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है रब डस्ट, ठीक है, और तीसरा दे रखा है डस्ट कांचो, डस्ट कांचो, ठीक है। तो देखिए अब रब डस्ट, डस्ट कांचो, दोनों में डस्ट कॉमन है ना, और इनका अर्थ देखिए, रब डस्ट है धूर्त लड़की और डस्ट कांचो है कंचन धूर्त है। दोनों के अर्थ में धूर्त कॉमन है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चल गया कि डस्ट का मतलब है आपका, डस्ट का मतलब है कि धूर्त, है ना। तो अब देखिए, कांचो गुड्डी में से कांचो का अर्थ तो कंचन हो गया, है ना, तो गुड्डी का अर्थ गायत्री होगा, हमें पता चल गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कांचो गुड्डी में से कांचो का अर्थ जो है वो कंचन हो गया, तो गुड्डी का बचा हुआ गुड्डी है, इसका अर्थ ही गायत्री होगा। और रब डस्ट में से डस्ट का मतलब तो धूर्त है, ठीक है, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय रंजीत से बड़ा है, ठीक है, अजय जो है वो रंजीत से बड़ा है। तो ये अजय रंजीत से बड़ा है, तो ये रंजीत हो गया, इसके ऊपर अजय हो गया, ठीक है, जो कि मनोज से छोटा है, लेकिन ये मनोज से छोटा है तो इसके ऊपर मनोज आ गया, ठीक है। अब देखिए, अजय रंजीत से बड़ा है और मनोज से छोटा है। यसी श्वेता से बड़ी है लेकिन रंजीत से छोटी है, यानी कि यसी श्वेता से बड़ी है और रंजीत से छोटी है। तो यसी देखिए रंजीत से छोटी है, तो रंजीत से नीचे लिख दीजिए आप, और श्वेता से बड़ी है तो यहाँ नीचे श्वेता लिख दीजिए ताकि श्वेता के ऊपर यसी आ जाए। आपको समझ में? आप देखिए, सुशील अजय से बड़ा है लेकिन मनोज से छोटा है। अब आप यहाँ पे भी एक बात समझिए, है ना, कि जो सुशील है वो अजय से बड़ा है,
ठीक है, अजय से बड़ा है। अब आप यहाँ पे ये बात समझिए, एक मिनट रुक जाइए, मुझे रफ करने दीजिए। सुशील अजय से बड़ा है, अजय से बड़ा कौन है यहाँ? सुशील है। एक मिनट, ये यहाँ पे अजय से बड़ा सुशील है, तो अजय के ऊपर आपका सुशील आएगा। सुशील है और वो मनोज से छोटा है, यानी कि मनोज के नीचे आएगा। ये सही क्रम हुआ अब, ठीक है। मनोज सबसे बड़ा हो गया, फिर उसके बाद सुशील, फिर अजय, फिर रंजीत, फिर यशी, फिर श्वेता। तो इनमें से सबसे छोटा या छोटी कौन है? तो सबसे छोटी हुई हमारी श्वेता। तो ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि निम्नलिखित वाक्यों के शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो इसमें से कौन सा शब्द ठीक शब्दकोश के मध्य में आएगा? शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के हिसाब से लगाया जाए। डिक्शनरी में कैसे लगाते हैं? पहले ए आता है, तो ए यानी कि अजय, ठीक है। उसके बाद देखिए, ए के बाद जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उस हिसाब से आते हैं, है ना। तो देखिए, अजय के बाद कंचन आएगा इसमें, इस सेंटेंस में। फिर जे के एल, के बाद एल आता है, तो एल में फिर लव्स आ जाएगा। उसके बाद एन आएगा, एल एम एन वाला वर्ड आता है एन, तो एन वाला वर्ड आ जाएगा। और लास्ट में टिल आएगा, यानी कि हमने इसे डिक्शनरी के हिसाब से लगाया कि अगर हम डिक्शनरी देखें, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी होता है, उस हिसाब से देखें तो इस हिसाब से ये वर्ड्स आपको मिलेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे बीच में, मध्य में कौन सा वर्ड आ रहा है? तो देखिए बीच में लव्स आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि कॉन्ट्रोवर्टिबल के पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे अक्षरों को आपस में अदल बदल दिया जाए और इसके आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन किया जाए तो परिवर्तन के बाद आप दाएं ओर से नवा अक्षर कौन सा देखेंगे? मतलब आपको सबको बदलना है, ठीक है, सबको क्या कर देना है? बदल देना है। तो चलिए अब आप बदलते हैं इसे, तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे बोलता है कि दाएं ओर से नवा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। पहले आप इन्हें बदलिए। ये आपका लिखा है कॉन्ट्रोवर्टिबल, ठीक है, तो आप इसे कर दीजिए OCTN, मतलब इन दोनों को आपस में बदलना है, दोनों को आपस में बदल दीजिए, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, सबको आपस में बदल दीजिए। ये हो गया OR, ये हो गया EV, ये हो गया TR, ये हो गया BI, ये हो गया EF, ठीक है। अब कहता है दाएं, दाएं मतलब राइट से, ठीक है, दाएं मतलब राइट से नवा अक्षर कौन सा होगा? तो राइट हैंड साइड से गिनिए, ये आपकी यहाँ से राइट होगा, यहाँ से गिनिए नवा अक्षर, 9th लेटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका 9th लेटर हो रहा है R है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन देखते हैं। आपका 8 क्वेश्चन क्या है? 8 है आपका, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं सिरे से 10वें अक्षर की बाईं और 8वें अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, बाईं ओर, यहाँ और नहीं है, ओर है, ये ओर है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं सिरे से, यानी कि बाएं साइड से 10वें अक्षर की बाईं ओर 10th लेटर की लेफ़्ट साइड में 8वां लेटर कौन होगा? ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए अब यहाँ पे आप एक बार कोशिश करिए और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इसका आंसर क्या लगता है कि क्या हो सकता है। जल्दी बताइए। आपको लेफ़्ट साइड से काउंट करना है, लेफ़्ट साइड से काउंट करिए। देखिए यहाँ ये ABCD लिखा है, तो लेफ़्ट साइड से काउंट करिए 10वां अक्षर। तो आपका लेफ़्ट साइड से आप 10वां अक्षर काउंट करेंगे तो वो आपका J आएगा, ये J आएगा। ठीक है, अब आपको J से 8वां अक्षर काउंट करना है, J से बाईं ओर, बाएं सिरे से 10वां अक्षर और उसके बाद फिर बाईं ओर, यानी कि लेफ़्ट की तरफ। आपको लेफ़्ट की तरफ जाना है, तो आपको लेफ़्ट की तरफ जाइए, वो भी 8वां अक्षर देखिए। अब यहाँ से लेफ़्ट की तरफ आइए और 8वां अक्षर अपना देखिए,
तो आपका जो 8वां अक्षर होगा वो बी होगा। आप दाई देखिए, बाएं सिरे से यानी कि लेफ्ट से आप आए, 10वां अक्षर देखा आपने, वो आपका जे निकला। फिर उसके बाद आप फिर 10वें अक्षर से आप बाईं ओर और बढ़े, 10वें अक्षर से बाईं यानी लेफ़्ट की साइड बढ़ने लगे, तो वापस आप लेफ़्ट की साइड जाएंगे तो आपका 8वां लेटर जो होगा वो बी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए क्या है। अलका और जयंती 23 बच्चों की कक्षा में क्रमशः 13वें 14वें नंबर पे आते हैं। अंत से उनके क्रम होगा, क्रमशः क्या होंगे, मतलब अगर हम शुरू से काउंट करें तो वो 13-14 नंबर पे आते हैं। 13 पे अलका आती है, 14 पे जयंती आती है, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे से लास्ट से काउंट करें तो वो कितने नंबर पे आएंगे, जल्दी बताइए। अगर हम लास्ट से काउंट करें तो कितने नंबर पे आएंगे वो, कोई अंदाज़ा है? कोई अंदाज़ा है आपको? देखिए अलका जो है स्टार्टिंग से 13वें नंबर पे आती है, तो लास्ट से कितने पे आएगी? टोटल 23 बच्चे हैं, उसमें से आप 13 घटा दीजिए तो 10 आता है, यानी कि अलका जो है वो 10वें नंबर पे आएगी, ठीक है। अलका जो है, अलका के नीचे हमने यहाँ अलका को काउंट कर लिया है, अलका के नीचे 10 लड़कियाँ और हैं, 23 लड़कियाँ टोटल है, 23 बच्चे टोटल है, उसमें से 13वें नंबर पे अलका है, तो अलका के नीचे 10 बच्चे और हैं। और अगर हम जयंती का काउंट करें तो इसको भी 23 में से 14वें नंबर पे है, आप इसे घटा दीजिए 9 आता है, यानी कि जयंती के नीचे 9 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अलका के नीचे 9 बच्चे और एक अलका खुद, तो अलका हो गई 11वें नंबर पे अगर हम नीचे से काउंट करें। और ऐसे ही जयंती के नीचे 9 बच्चे हैं और एक जयंती खुद है, तो एक ऐड कर दीजिए जयंती में, तो यानी कि जयंती नीचे से हो गई 10वें नंबर पे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। भोलू की ओर इशारा करते हुए दीपा ने कहा, उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब देखिए, उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती बेटी है। भोलू की बहन उसकी माँ की इकलौती बेटी है, तो माँ की इकलौती बेटी तो दीपा खुद होगी, है ना। दीपा खुद होगी, अपनी माँ की इकलौती बेटी दीपा खुद है, ठीक है। अब जो कि भोलू की बहन है, उसने क्या कहा है, भोलू की बहन जो है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो यानी कि उसकी माँ की इकलौती बेटी है, कोई और बेटी नहीं है, तो वो दीपा खुद है, हाँ। और उसकी जो बहन है, अब भोलू की जो बहन है वो इसकी बेटी है, तो यानी कि दीपा जो होगी वही भोलू की बहन है। आपको बात समझ में आई? उसकी माँ की इकलौती बेटी दीपा खुद हो गई और उसकी बहन तो दीपा ही होगी खुद। तो भोलू में और दीपा में किस प्रकार का संबंध होगा, तो उनमें भाई बहन का संबंध होगा, ठीक है। तो यानी कि दीपा जो है वो भोलू की बहन होगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक है और एक समूह का निर्माण करते हैं, और इसमें से देखिए यहाँ पे इस ऑप्शन में 4 जो ऑप्शन हैं वो एक जैसे हैं और एक अलग है। एक जैसे का मतलब है एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एक जो है वो अलग है। वो कैसे है हमें पता करना है। देखिए PQ लाइन से है, ILIJKL इसमें 2 का गैप है, ये VX ठीक है, UVWX इसमें 1 का गैप है। अरे TR यहाँ पे देखिए, TR में आप अगर देखेंगे तो TR देखिए, आप TR में अगर देखेंगे तो आपको क्या गैप मिलेगा, DF में DEF है, ठीक है। DF में तो ये D हो गया, E हो गया, F हो गया। लेकिन यहाँ पे IL यानी कि I पहले आ रहा है, L बाद में आ रहा है। PQ P पहले आता है, Q बाद में आता है। और DF में भी आप देख रहे हैं तो D पहले आ रहा है, F बाद में आ रहा है। लेकिन TR को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे R पहले आता है। अगर अल्फ़ाबेट में आप देखें तो R पहले आता है, T बाद में आता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर D जो होगा वो यहाँ सही होगा, क्योंकि देखिए इन चारों ऑप्शन में जो ये लेटर्स हैं वो एक दूसरे के पीछे आते हैं,
लेकिन यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे आर जो है वो टी के पहले आता है इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पहले निर्देश दिया गया है, क्यों आपको इसका जो आंसर देना है इस 12वें प्रश्न का वो इस निर्देश के अनुसार देना है। ठीक है, कैसे देंगे देखिए, आपके पास ही कुछ वो लिखे गए हैं नंबर्स। अब इसमें बोलता है कि ऐसे कितने अवसर हैं, यानी ऐसे कितनी बार हुआ है कि किसी इवन नंबर के ठीक बाद कोई 2 ऑड नंबर आए हों। सम मतलब इवन, विषम मतलब ऑड। सम आप जानते ही होंगे, जो 2 के टेबल से कट जाते हैं जो नंबर, और विषम जो नंबर 2 के टेबल से नहीं कटते हैं। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कितने बार ऐसा हुआ है कि किसी इवन नंबर के पीछे कोई 2 ऑड नंबर आए हों। अब आपको वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखना है और इसका सही आंसर बताना है। तो एक बार आप सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। मैं आपको बताती हूँ ऐसा कितनी बार हुआ है। देखिए, एक तो एक ये है, ये 8 जो है वो इवन है और 7 5 ऑड है। एक आपको ये मिलेगा, 2 जो है वो इवन है लेकिन इसके पीछे 2 नंबर ऐसे हैं जो ऑड हैं। एक आपको ये वाला मिलेगा, 8 इवन है, पीछे के 9 9 ऑड है। और एक आपको देखिए ये मिल रहा है, ये 4 है, पीछे का 3 5 ऑड है। और कौन सा है, एक आपको ये मिलेगा, 8 है और 5 9 ऑड है। आपको अच्छे से गौर करके यहाँ पे देखना है। अब आपको यहाँ पे ऐसे कितने नंबर मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5। 5 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, 5 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें ऐसा लिखा है 4 से अधिक, लिखा है 4 से अधिक, तो ये वाला सही है क्योंकि 4 से ज़्यादा ही है, 5 है 4 से ज़्यादा ही है, तो ऑप्शन 4 सही होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी उसी निर्देश का यूज़ करना है और यहाँ बताना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई उपयुक्त श्रृंखला ऐसे कितने अवसर आए हैं जबकि जहाँ 2 क्रमागत अंकों का योग 11, क्रमागत मतलब लाइन से एक के बाद एक, कंजिक्यूटिव इंग्लिश में इसे कंजिक्यूटिव कहते हैं। तो लाइन से ऐसे 2 नंबर्स कौन से हैं जिनका ऐड जो है वो 11 हो और वो नंबर लाइन से आए हों। तो ऐसे कितने नंबर हैं इसमें, चलिए फिर अपनी नज़र को तेज करिए और देखिए यहाँ पे ऐसा कितनी बार हो रहा है। तो एक तो मुझे मिला, ये रहा, जहाँ 9 2 एक साथ आ रहे हैं, आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका 11 आएगा। और एक मुझे ये मिला 5 6, जहाँ ये लाइन से आ रहे हैं और ऐड करेंगे तो 11 आएगा। और कोई अगर आपको दिख रहा हो तो मुझे बताइए। मुझे तो अब कोई नहीं दिख रहा, यहाँ पे सिर्फ ऐसे 2 ही पेयर हैं, 2 ही केसेस हैं जहाँ पे ऐड करके 11 आएगा। तो इसका आंसर होगा 2, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा उसी प्रकार का संबंध रखता है जैसे कि संगमरमर मूर्तिकार में। संगमरमर मूर्तिकार से किस प्रकार संबंध रखता है, देखिए संगमरमर मूर्तिकार से, मूर्तिकार जो मूर्तियाँ बनाता है वो संगमरमर की मदद से बनाता है। जिस प्रकार संगमरमर पर मूर्तिकार अपनी आकृति को दिखाता है ना, जो भी उसके मन में जो भी ख्याल आते हैं, जो भी आकृतियाँ उसके मन में रहती है वो उन्हें संगमरमर पे बना के दिखाता है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कौन सा ऐसा दिखता है, देखिए लोहार का छेनी से, कैनवस का चित्रकार से, बढ़ई का हथौड़े से, जूते का चमार से, गायक का गीत से, कौन सा लगता है। अब देखिए अगर हम इस ऑप्शन को देखें ई को, तो यहाँ पे हथौड़े का बढ़ई से, बढ़ई क्या अपने ख्यालों को हथौड़े पे नहीं उतारता, ना ही कोई चमार अपने ख्यालों को जूते पे उतारता है, ना ही कोई गीत या फिर आप कह सकते हैं कोई गायक अपने गीत में मतलब अपनी जो अंदर की कला है, चित्र है, उसको गीत पे नहीं बनाता। मुझे यहाँ पे सही ऑप्शन लगता है बी, क्योंकि जिस तरह एक मूर्तिकार के मन में जो भी अपने आइडियाज़ होते हैं वो उन आइडियाज़ को, सारी आकृति को संगमरमर पे तराश देता है ना, उसी तरीके से चित्रकार भी कैनवस पे अपने सारे आइडियाज़ को तराशता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इन 5 में से कोई 4 ऑप्शन जो हैं वो एक जैसे हैं और कोई एक जो है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब आपको देखना है वो 4 एक जैसे कौन है और बिल्कुल अलग वाला कौन है। अब अगर इन ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा माँ, भाई, बहन, चाचा, इन चारों में खून के संबंध होते हैं,
है ना, खून से जुड़े होते हैं ये। लेकिन शिक्षक जो है वो एक अलग ही पेशा है, एक अलग ही इंसान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, नए नए तरीके की, बहुत अच्छी क्लास 9-10 की भी वीडियोस मिलेंगी, और हिंदी की, ग्रामर की, सबकी आपको वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।